हाय एवरीवन, आप सभी को महाप्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस ऑप्टिक्स का सेकंड वाला पार्ट लेकर आए हैं। कल अपन ने फर्स्ट पार्ट बनाया था, उसमें कुछ बच्चों के अच्छे मेरे पास फ़ोन भी आए थे। उन्होंने कहा था कि हमें जो क्लास काफ़ी अच्छी लगी है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से ये वाली क्लास आपको अच्छे से पसंद आए। और मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्टिक्स के अंदर आपका हर एक टॉपिक बिल्कुल खोल कर उस हर एक टॉपिक को अपन अच्छे से मतलब समझ रहे हैं, एक्सप्लेन करा रहा हूँ मैं आपको, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सारी की सारी क्लासें आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगी, आपको बुक्स वगैरह लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो आज अपन पढ़ेंगे पार्ट वाले सेकंड के अंदर, जो अपन ने कल जो बीच में छोड़ दिया था उसी को अपन आगे कंप्लीट करेंगे। गोले दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। गोले दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ओपन देखते हैं। गोले दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, गोले दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। कल जो मैंने आपको पढ़ाया और आज जो भी चल रहा है वो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बेसिक, जिनका आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके ऑप्टिक्स में इसका हर जगह रोल होएगा। या यूँ कहे तो जब भी आप कोई भी जनरल साइंस का भी एग्जाम देते हो तो भी उसके अंदर ये बेसिक चीज़ें आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब इमेज कैसे बनेगा, इमेज किसे कहते हैं मैंने आपको कल बता दिया था। स्फेरिकल मिरर क्या होता है ये भी मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था। अब नियम, इसके कम 3 नियम होते हैं। उन 3 नियम में से अपन क्या करेंगे, 2 नियम का उपयोग करेंगे और उससे अपना क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। जो कल मैंने आपको बताया था कि इमेज किसे कहते हैं कि जब 2 किरणें किसी बिंदु पर मिलती है वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज। कब? टकराने के बाद, उस दोनों किरणों का रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस बिंदु पर आके मिलती है वहीं उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो अपने पास 3 नियम है। देखो, पहला नियम है कि जब कोई किरण, ये फिक्स है, देखो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठाना, ये तीनों नियम तो होते ही होते हैं। उससे अपन आगे चाहे आप अनंत बनाओ, चाहे आप 2 या 3 बनाओ, जितने भी आपके इमेज बनते, बट वो सारे इमेज डिपेंड करेंगे इन 3 रूल्स पे। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हैं, तो वह परावर्तित होकर फोकस बिंदु से गुजरती है। बस ये आपको लाइन ध्यान रखनी है। वे परावर्तित होकर कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरती हैं। पहला नियम हो गया आपका ये। मिरर क्या होता है मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था। 2 प्रकार की मिरर बनाए थे अपन। एक स्फेरिकल मिरर लिया था, एक गोला, उसी को अपन ने काटा, और काटने के बाद एक तो आपका बना कॉनकेव मिरर और एक आपका बना कॉन्वेक्स मिरर, है ना। उत्तल और अवतल दोनों अलग अलग बन गए। फिर उसमें अपन ने देखा जो पार्ट उभरा हुआ होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर का, और जो पार्ट अंदर की ओर धकेला होता है वो होता है आपका कॉनकेव मिरर का। तो आप अपन कोई सा भी एक यहाँ पर मिरर लेंगे, अवतल दर्पण, और उससे अपन क्या करेंगे, अपन ये वाला नियम बताएंगे। क्या बताया आपने कि जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ पर आप प्रकाश को लिखना, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर उस दर्पण पर आएगी, आपतित होगी, तो वह परावर्तित होकर कहाँ से निकलेगी, फोकस बिंदु से। आइए अपन डायग्राम समझते हैं। ये वाला डायग्राम हो जाएगा आपका। ये मिरर कल मैंने आपको बता दिया था, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, अंदर की ओर धसा हुआ पार्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है, मैंने सारे पॉइंट बता दिया आपको। ये इसकी बिल्कुल पोल से निकलती हुई बिल्कुल एक एक्सिस खींचेंगे जो आपकी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। और वक्रता केंद्र क्या होता है, अगर अपन इसको पूरा गोला बना दे तो पूरा गोला बनाने का मतलब एक बिंदु यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। मतलब गोले का केंद्र आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल सेंटर ऑफ रेडियस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ रेडियस, जिसको अपन वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो भी मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है। अब आइए अपन इस डायग्राम को समझते हैं। पहला नियम क्या कह रहा है, ये आपकी मेन एक्सिस होगी। इस मेन एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आती है, व्हेन द लाइन पासिंग थ्रू द मेन एक्सिस पैरेलल। जब कोई लाइन आपकी मेन एक्सिस के पैरेलल आएगी ऐसे, तो रूल्स क्या कहता है कि जो मेन एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइन वो कहाँ से निकलेगी, फोकल पॉइंट से होकर निकल जाएगी ऐसे। यहाँ पर अपने एक फोकल पॉइंट बना देते हैं। कल अपने बनाया था, देखना आप, कल अपने पास एक आया था फोकस बिंदु जो आर और इसके बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। ये आपका पहला नियम कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस बिंदु से गुजरती है। ऐसे इस प्रकार आपको डायग्राम बनाना है, ये चीज़ बतानी, ठीक है। दूसरा नियम आइए, सेकंड लॉ क्या कहता है इसका,
इसी का जस्ट उल्टा, क्योंकि किरणें बहुत सारी, देखो अगर आप मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर बहुत सारी किरणें, अनंत किरणें गिर रही, तो जरूर नहीं किरण मुख्य अक्ष के समांतर भी आए, इधर उधर आड़ी कैसे भी आ सकती है। तो अपना सेकंड लॉ ये कहेगा कि जब कोई किरण प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर रेज ऑफ लाइट कहाँ से निकल रही है, फोकल पॉइंट से होकर आ रही है और सीधी किसके ऊपर आकर गिर रही है, आपकी मिरर के ऊपर गिरती है, तो वहाँ पर उसका जो रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के होने के बाद वो मेन एक्सिस के क्या निकल जाती है, पैरेलल निकल जाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर गिरती हैं, तो वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये इसका जस्ट जो पहले वाला नियम था उसका अपोजिट हो गया, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, आप इसको ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोई भी आपके पास रेज है, लाइट की रेज है, वो फोकस बिंदु से मूव होकर आती हैं और मिरर के ऊपर आकर गिरती हैं, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर किससे निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल। चलो आइए डायग्राम बनाते हैं अपन। ये हो गया अपना मिरर, ठीक है, ये हो गई इसकी मेन एक्सिस, बिल्कुल सेंटर में लेना अपने को। ठीक है, और इसका बाहर वाला भाग क्या होता है, पोलिस क्या होता है, क्योंकि अपन यहाँ पर ये पी पोल हो गया। ठीक है, यहाँ पर होगी इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर हो गई इसकी फोकस बिंदु। ठीक, अब आपकी कोई रेज आ रही है, ठीक है, ये रेज जो अपना डायग्राम कह रहा है फोकस बिंदु से होकर जा रही है, रेज आपकी फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर गिरती है, तो ये क्या हो जाती है, फिर मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती हैं। बस ये आपको ध्यान रखना। दूसरा नियम क्या कहेगा कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर आती है तो दर्पण पर गिरने के बाद मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये नियम होता है दूसरा नियम। आइए तीसरा नियम लिखते हैं अपन। एक चीज़ और आप ध्यान रखना, ये आपके जनरल कंसेप्ट है, ध्यान रखना, आगे बहुत इनका उपयोग रहेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तीसरा नियम हो जाएगा आपका कि जब कोई प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपने पास तीन ही पॉइंट है, या तो वो मेन एक्सिस के क्या आ सकती है, पैरेलल आ सकती है, या फिर अपन ने उस मेन एक्सिस पर दो पॉइंट बताए और अपन कहीं भी नहीं बता सकते। दो पॉइंट अपन ने बता रखे, एक तो उसका फोकल लेंथ, अगर वो फोकल लेंथ से होकर आएगी तो क्या होती है, मेन एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए, वक्रता केंद्र से होकर अगर कोई किरण उस मिरर पर रिफ्लेक्ट होती है तो वो बाद में किधर जाएगी अपने को लिखना है। तो तीसरा नियम हो जाएगा कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित होती हैं, वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में निकल जाती है, ये नियम आप ध्यान रखना। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आने वाली प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होने के बाद पुनः उसी मार्ग में चली जाएगी। आइए डायग्राम से समझते हैं अपन। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, जिसको अपन हिंदी में अवतल दर्पण बोलते हैं। ये हो गई इसकी मेन एक्सिस, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गई। अब अपने को क्या करना है, दो पॉइंट दे दिए अपन ने बिल्कुल इसके सेंटर में। आप अगर इसको पूरा स्पेयर बनाओगे तो इसके सेंटर पे यहाँ पर हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपकी फोकल लेंथ। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, नियम में आपका क्या कह रहा है, एक किरण है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही, ये आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और सीधी कहाँ पर गिरती है, दर्पण पर गिरती है। दर्पण पर गिरी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। तो मैंने वापस इस प्रकार एरो बना दिया, जैसे आई वैसे उसी माध्यम में चलेगी। बस ये आपके तीनों नियम है। तो लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हो कि इन तीनों नियम का आधार पर जहाँ दो नियम यूज होंगे वहीं पर आपका ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है,
अब मैं आपको एक इमेज कैसे बनता हूँ जनरली आपको समझाता हूँ। ये आपके सारे इमेज बनाने के नियम सारे 12th क्लास के अंदर है, लेकिन अपने यहाँ पर इनका उपयोग नहीं होता है। बस अपने को ये नियम ध्यान रखना, क्योंकि जब भी अपन कोई भी टॉपिक सोल्व करेंगे तो उसमें पर्टिकुलर एक इमेज बना होगा, तो वो इमेज कैसे बना होगा मैं आपको सीधा एक्सप्लेन करूँगा, और वो सीधा एक्सप्लेन होगा आपके इन तीनों पॉइंट पर। 3 नियम है, उसमें से कोई से भी 2 नियम अपनाने। चलो आइए मैं 2 नियम अपनाकर एक डायग्राम बनाता हूँ आपको कैसे इमेज बन रहा है। इधर देखिए आप, यस ये अपन ने बनाया कॉनकेव मिरर, ये हो गई इसकी मेन एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गई इसकी फोकल लेंथ। ठीक, अब मैंने आपको क्या बनाया कि इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने नियम चाहिए अपने को, 2 नियम चाहिए। तो आइए अपन 2 नियम का उपयोग करते हैं। एक नियम तो मैंने ये ले लिया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण टकराने के बाद कहाँ से निकलती है। जैसे यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अपना पड़ा हुआ है, ये वस्तु देखिए आप, ए और बी एक वस्तु है, तो इससे अपने 2 रेज गुजारी, एक किरण आपकी गई मुख्य अक्ष के पैरेलल, और ये कहाँ से निकलती है, नियम कहता है भाई फोकस बिंदु से निकलती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से निकल जाती है, फोकस बिंदु से निकल जाती है। एक मैंने गुजारी फोकल लेंथ से, ये गई अपनी फोकल लेंथ से, और फोकल लेंथ से जाने वाली किरण क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये आपकी सी यहाँ पर हो गई, दोनों बिंदु जहाँ मिल रहे देखिए आप, यहाँ पर मिल गए। मैंने आपको क्या बताया, पहले आपको बताया प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक किरणें जाकर किसी मिरर पर गिरेगी और वहाँ से गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ रियल इमेज बनता है, और जिस बिंदु पर नहीं मिलती है उनको अपने को क्या करना, पीछे की तरफ बढ़ा के मिलाना पड़ता है, जो अपने उत्तल दर्पण में मैंने आपको कल इससे पहले वाली क्लास के अंदर बताया था। तो यहाँ पर आप देखिए अपने 2 किरणें गुजारी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इस ऑब्जेक्ट का अपन ने एक किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल गई, और पैरेलल जाने के बाद कहाँ से निकल गई, फोकस बिंदु से। एक अपन फोकस बिंदु से गुजारी, और ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल। दोनों रिफ्लेक्टेड किरणें यहाँ काट रही है, तो ये इस इमेज का प्रतिबिंब देखो उल्टा बनता है। रियल इमेज कैसे बनते हैं अपन ने, मैंने आपको कल भी बताया था, रियल इमेज उल्टे बनते हैं। ये देखिए आप, इस ए बी का उल्टा इमेज बन गया, ठीक है। ऐसे चाहो तो अपन क्या बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। एक कुछ वैल्यू होगी, देखो दर्पण समीकरण जो आपके सारे 12th क्लास के अंदर, यहाँ पर इसको अपन सीधा मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये दर्पण इक्वेशन होती है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, सॉरी प्लस होता है इसमें। मिरर इक्वेशन क्या होती है, u ऑब्जेक्ट हो गया, v आपका क्या हो गया, इमेज हो गया, v अभी मैं आपको बताऊंगा, और f क्या होगी, फोकस दूरी। तो अगर आपको मिरर इक्वेशन बतानी तो मिरर इक्वेशन होती है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फिर अपन लेंस पढ़ेंगे, लेंस भी आपने क्या कर रखा है, 12th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। लेंस के अंदर अपने पास 2 पार्ट हो जाते हैं, मतलब 2 जगह से उस किरण का क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है, दोनों सतह से। तो उसकी जो लेंस इक्वेशन होगी, लेंस इक्वली वही लेंस उत्तल लेंस हो जाएगा और आपका अवतल लेंस हो जाएगा। लेंस इक्वेशन बनेगी आपकी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये दोनों फॉर्मूलेज आपको मुख्य जबानी याद रखने हैं, ठीक है। मिरर इक्वेशन आ जाए तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, प्लस हो जाता है, और लेंस इक्वेशन पूछ ले आपको, वही उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस कैसे होता है आपको पता है, दोनों साइड से उभरा हुआ, ये दोनों साइड से उभरा हुआ बाहर होता है, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और अवतल लेंस कैसे होता है, अवतल लेंस ऐसे हो जाता है आपका अंदर की ओर, बस वही है, जैसे अपना अवतल दर्पण होता है वैसे अपना अवतल लेंस है, बस फर्क इतना सा आएगी, यहाँ पर दोनों साइड से इसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। आइए, ये लेंस इस प्रकार हो जाएगा उत्तल लेंस, ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस। यस, आगे देखिए आप, आगे अपने पास हो जाएगा लेंस इक्वेशन ऐसे लिखेंगे अपन, और दर्पण इक्वेशन अपन ऐसे लिखेंगे। ये u, v और f क्या है, इसके बारे में कुछ साइन मैं आपको बताता हूँ। साइन कन्वर्जन, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी अपन कैसे लेंगे, साइन कन्वर्जन। ठीक है, साइन कन्वर्जन u, v और f, इन तीनों के मध्य अपने को देखना है। u, v, f और h, ये चारों पॉजिटिव कब होंगे और नेगेटिव कब होंगे, ये अपने को बताना है। क्योंकि अपन क्या करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे या जब भी आपको कोई भी टॉपिक सोल्व होगा, वहाँ डायरेक्ट उसकी वैल्यू रखेंगे, भाई ये नेगेटिव हो तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। अभी आया कैसे, इधर देखिए आप, u होता है दर्पण पड़ा हुआ है, वहाँ से बिंब की डिस्टेंस, u किसकी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट की, ठीक है, कहाँ से, उस मिरर से। और v होता है इमेज की, जब उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा उसकी दर्पण से डिस्टेंस, मिरर से अपन डिस्टेंस देखेंगे। f आपको पता है उनकी फोकस दूरी होती है, h होती है उसकी हाइट, भाई ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है वो उसकी हाइट पे डिपेंड करेगा। तो एक जनरल अपन इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको ऐसे,
ये आपका कोई मिरर हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसकी ये मेन एक्सिस हो गई, ये आपका मिरर हो गया, इसकी क्या होगी, मेन एक्सिस होगी। एक चीज़ और आपको पता है, उत्तल दर्पण में हमेशा पीछे बनते हैं, क्योंकि अपन उसको सीधा बनाते हैं और पीछे की तरफ अपन उसको बढ़ाकर किसी पॉइंट पर मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अगर इस एक्स के ऊपर की ओर, इस मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपकी उस ऑब्जेक्ट की हाइट आएगी पॉजिटिव। ध्यान रखना, अगर आपका मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु रखी हुई है तो उसकी हाइट क्या आएगी, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आएगी। लेकिन जब अपन इसको सोल्व करते हैं, आपने ये चीज़ पढ़ी हुई, देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और समांतर जाने के बाद कहाँ से निकल जाती है, फोकस बिंदु से। इसी प्रकार एक किरण अपन ने फोकस बिंदु से गुजारी तो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही, ये दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही, यहाँ पर मिल रही, तो इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है ए डैश बी डैश, ठीक है। इसका इमेज यहाँ पर बन गया ए डैश बी डैश। अब ये मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, माना एड इमेज की हाइट क्या होगी, एच डैश। यहाँ पर आप एक चीज देखना, ऑब्जेक्ट की हाइट अपन ने क्या ले ली, एच ले ली, ठीक है, और इमेज की हाइट अपन ने क्या ले ली, एच डैश। तो यहाँ पर एच डैश होगा, जो इमेज की हाइट है वो बनी नेगेटिव। ये चीज आज ध्यान रखना, मतलब उस मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनने वाला प्रतिबिंब, उसकी ऊंचाई हम हमेशा अपन किस में लेंगे, माइनस में, और अगर ऊपर की ओर कोई भी वस्तु है तो उसको अपन एच किस में लेंगे, पॉजिटिव में। आइए अगली चीज एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। इस ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस होती है यू, जिसको अपन यू से लिखते हैं, ठीक है। और ये जो आपका इमेज बना उसकी इस मिरर से डिस्टेंस होती है क्या होती है, वी होती है। यू और वी दोनों है अपने पास। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, इस मिरर के इधर, इस मिरर के इधर अगर आपको डिस्टेंस यू और वी पूछ ले, वो आपकी हमेशा नेगेटिव होगी। ध्यान रखना, यहाँ पर भी यू नेगेटिव है और यहाँ पर वी भी क्या है, नेगेटिव, क्योंकि दर्पण के इधर, दर्पण के जस्ट सामने बनने वाली डिस्टेंस हमेशा क्या कहलाएगी, नेगेटिव कहलाएगी। और एक चीज आपको हमेशा अच्छे से ध्यान है, क्योंकि अपन मैक्सिमम कंडीशन में क्या देखेंगे, अपना जो यू होगा, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो हमेशा दर्पण के इस साइड में होगी। तो सारे केसेस में यू आपका नेगेटिव रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे केसेज आएंगे जिसमें वी पॉजिटिव हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जब आप कॉन्वेक्स लेंस पढ़ोगे, उसमें आपको पता है कि इसकी जो वी बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। जैसे ही दर्पण के पीछे गया तो आपका वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अन्यथा मैक्सिमम केसेज में आपका यू इधर ही रहेगा, क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं फोकस दूरी, है ना। ये चीज देखो अच्छे से आप देख लेना, फोकस दूरी अगर इधर आ रही है, दर्पण के जस्ट इस साइड में आ रही, तो फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, और दर्पण के जस्ट इस साइड में आ जाती तो फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, प्लस होगी। ये चीज ध्यान रखना। और अवतल दर्पण में, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें फोकस दूरी हमेशा यही रहती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। किसकी, कॉनकेव मिरर की, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होती है, पीछे की तरफ चली जाती है। इस कंडीशन में इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपके चिन्ह परिपाटी हो गए, ठीक है। किस प्रकार एच बताएंगे, किस प्रकार एच डैश बताएंगे, किस प्रकार यू वी और एफ, ये हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना बस। आइए एक टॉपिक और अपन देख लेते हैं। ये भी आपका 12th क्लास के अंदर ही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके बता सकता हूँ, क्योंकि इसका भी काफ़ी अच्छा अपने योगदान रहेगा आगे। रिलेशन बिटवीन F and R, ये हमेशा काम आएगा। रिलेशन बिटवीन F एंड R, R और F के मध्य अपने को क्या बताना, रिलेशन बताना। R क्या होती है आपको पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और F क्या होती है, उसकी फोकल लेंथ है। और जनरली आप लोगों को अच्छे से याद होगा, R जो होती है उसका जस्ट डबल हो जाती है। R बराबर कितना हो जाता है, 2F हो जाता है। अपन डायग्राम से देख के भी बता सकते हैं। अब वो वैल्यूज कैसा है वो मैं आपको लिख कर एक बार बताता हूँ मैं आपको। चलो आइए इसको हम फटाफट सोल्व कर देते हैं। रिलेशन बिटवीन इसके अंदर ये अपना कोई मिरर हो गया, ठीक है। इसकी ये मुख्य अक्ष हो गई मिरर की, कॉनकेव मिरर लेके चल रहे हैं अपन, कोई सा मिरर लेके सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसका पोल हो गया, यहाँ पर इसका क्या हो गया, जस्ट इसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर इसकी क्या हो गई, फोकल लेंथ हो गई। ओके, अब अपन क्या करते हैं, एक कोई रेज है जो मेन एक्सिस के पैरेलल जाती है। ये मेन एक्सिस के पैरेलल गई और यहाँ से एम पॉइंट पर जाकर ये गिरती है। और आपको पता है जब कोई किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से निकलती है, फोकस बिंदु से निकलती है। ये अपने पढ़ रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बना दिया फोकस बिंदु, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से इस मुख्य अक्ष से एम के ऊपर एक लंब डाल दिया, ऐसे इस प्रकार। ये आपका लंब हो गया, ध्यान रखना।
सी और एम आपका क्या हो गया, लंब हो गया। ये किरण गिरी यहाँ पर ये इस प्रकार हुई और ये अपने पास ऐसे प्रोसेस आया। तो आप चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो कि माना एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाकर दर्पण के किसी बिंदु M पर आपतित होती है। ध्यान से देखिएगा आप, एक कोई रेज गई है मुख्य अक्ष के पैरेलल, कहां पर गिरी, M पॉइंट पर गिरी और M पॉइंट पर गिरने के बाद कहां से निकल गई है, इस प्रकार निकल गई। ठीक है, फिर मैंने एक लंब डाल दिया इसके ऊपर, ये C से लगाकर M एक लंब खींच लिया, आपतित होती है तथा फोकस बिंदु से गुजर जाती है, तथा फोकस बिंदु कैपिटल F से गुजर जाती हैं। मैंने आपको पहले कल भी बताया था कि जब भी आप कैपिटल F लिखो वो आगे आपका फोकल पॉइंट होगा, लेकिन जब भी आप स्मॉल f को रिप्रेजेंट करोगे वो आपका स्मॉल f होगा डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी और वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आपकी फोकल डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये गिरी और यहाँ से फिर सीधी कहाँ से निकल गई, फोकस बिंदु M से निकल गई। फिर मैंने लिखा कि बिंदु C से दर्पण पर एक परपेंडिकुलर साइड अपन खींच रहे, बिंदु C से दर्पण पर एक लंब CM डाला तथा एक लंब मुख्य अक्ष पर MN डाला। अब आइए आप इधर समझिए इस चीज को, बस थ्योरी हो गई आपकी, जो पॉइंट लिखे मैंने आपको लिखा दिए। आइए इधर, ये हो गया आपका लंब इसके ऊपर M पर। तो अब आपको पता है, मैंने कल आपको रिफ्लेक्शन के रूल्स बताए थे कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है, आपतन कोण। तो ये आपका कोण कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ आई, आपतन कोण। ठीक है, उसके बाद ये किरण गिरी और यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये किरण रिफ्लेक्ट है और ये आपका अभिलंब है, तो रिफ्लेक्ट और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण कौन सा होता है, परावर्तन कोण। सही है, यहां पर आई हो गया और यहां पर क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, अब आपको पता है ये एकांतर कोण जो आप मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे से पढ़ते हो 10th क्लास के अंदर, ये आपका पूरा एकांतर कोण बन रहा है। तो यानी अगर यहां आई बन रहा तो यहां भी क्या बनेगा, आई बनेगा। मैथमेटिक्स के बच्चों आपको हर एक चीज अच्छे से पता है, यहां अगर आपका आई बन रहा तो यहां भी क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, एक लंब अपन ने और डाला, मैंने यहाँ पर लिखा एक लंब अपन ने मुख्य अक्ष पर डाला MN। आइए अपन एक लंब बना देते हैं, ये MN। एक लंब अपन ने मुख्य अक्ष पर क्या डाल दिया, MN। एक चीज और नोट करना कि परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन के नियमानुसार एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। आई और आर दोनों कोण आपके क्या है, इक्वल है। तो अपन इस आई को यहां पर क्या लिख सकते हैं, अपन आई भी लिख सकते हैं, या इसको इसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। ठीक है, ये एंगल कैसे बन गया, एक एंगल में यहां पर भी बनाऊंगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, एक अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, उसके दो एंगल आपको दे रखे हो, अगर आपको उसका बाहर का कोण पूछ ले, इसको अपन बोलते हैं बहिष कोण, तो वो होता है इन दोनों के योग के बराबर। तो अपन इसको में 2i, ये एंगल कितना हो गया आपका, 2i हुआ, क्योंकि ये भी i इक्वल टू आर, ये भी आपका क्या हो गया, i इक्वल टू आर। तो ये i और ये भी i प्लस i, ये बाहर का कोण कितना हो गया, 2i। बस अपने पास ये एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल आपका ये बन गया। अब अपन इससे वैल्यू निकालते हैं। थ्योरी कंप्लीट है, चलो आइए फॉर्मूला निकालते हैं अपन, आप इस थ्योरी को लिख लेना। ठीक है, ये सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट है। देखिए, एक त्रिभुज बन रहा है आपका CNM, MNC, कैसे भी लिख दो आप, त्रिभुज MNC में। देखिएगा आप ध्यान से, त्रिभुज MNC में tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे आप, थीटा की जगह एंगल क्या बन रहा है, आई बन रहा है। देखिएगा आप ध्यान से, आई एंगल बन रहा है। तो त्रिभुज MNC में tan i बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटेवा आधार। लंब कौन सा हो गया, ये एंगल के सबसे सामने वाली भुजा, ये लंब हो गया, और ये इसका आधार हो गया CN। तो अपन लिखेंगे MN/CN। ठीक है, एक आपका त्रिभुज हो गया, इसी के अंदर दूसरा त्रिभुज है आपका MNF में।
एक तो अपन ये पूरा बड़ा वाला ले रहे हैं ट्राइंगल, एक अपन छोटा वाला ले रहे हैं, तो अपन लिखेंगे त्रिभुज MNF में सेम वही चीज़ है, tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो यहाँ पर आपका एंगल कितना बन रहा है, थीटा की जगह 2i बन रहा है इस छोटे वाले ट्राइंगल में, तो अपन लगाएंगे tan 2i बराबर वही लंब इक्वल टू लंब कितना हो गया आपका mn अपॉन बेस कितना हो गया आपके पास fn। ठीक है, ये चीज अपन ने लिख ली। अब अपन यहाँ पर क्या देखेंगे कि अपन ने जो मिरर बनाया बहुत ही छोटा बनाया। एक अपन ने क्या कि यहाँ पर इमेजिन करके एक मिरर को अपन ने यहाँ पर नोट डाउन किया है, तो अपन ये कह सकते हैं कि आपके एंगल भी क्या होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। यहाँ पर अगर मिरर छोटा है तो बनने वाले एंगल क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो आपको पता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जैसे ही साइन थीटा होता है, अगर थीटा बहुत कम होता है तो अपन साइन थीटा को लगभग कितना लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार अपन टेन थीटा को भी लगभग कितना लिख सकते हैं, थीटा। लेकिन अगर यहाँ पर कोस थीटा आ जाए, दो ही चीज़ है, साइन कोस और टेन, तीन चीज़ें। यहाँ पर कोस थीटा आ जाता है तो वहाँ पर अपन सीधा क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, क्योंकि थीटा बराबर 0 पर आपका कोस कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर चूंकि गोलीय दर्पण सूक्ष्म है अतः कोण आई व 2i भी सूक्ष्म होंगे, कोण आई व 2i भी सूक्ष्म होंगे, छोटे पार्ट होंगे इसके। ठीक है, तो आइए यहां से ये हो गया आपका i बराबर mn अपॉन cn। ठीक है, इसी प्रकार इसको अपन क्या लिख देंगे, 2i बराबर mn अपॉन fn। अब एक काम कीजिए, आप इस i की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए। ये i का मान मैं किसके अंदर पुट कर रहा हूँ, इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, तो आपका ये मान कितना हो जाएगा, देखिए आप 2i की जगह अपन लिखेंगे mn अपॉन cn बराबर mn अपॉन fn। ओके, mn से आपका mn कट गया, आपके पास कितना आ गया, देखिए 2 अपॉन cn बराबर 1 अपॉन fn। 2 अपॉन cn बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन fn। अब यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका cn किसके बराबर हो गया, आपका cn बराबर हो गया 2fn के। यहाँ से अब अपन वैल्यू निकालेंगे, देखिए आप यहाँ से अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपका cn किसके बराबर आ गया, 2fn के बराबर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए आप आगे, अब अपन क्या करते हैं, देखो आपने 12th क्लास के अंदर अच्छे से आपने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है इसको, कि जहाँ अपन ये n वाला पॉइंट लेते हैं उसको अपन बिल्कुल इस लेंस के बिल्कुल इक्वल बनाते हैं। माना n जो है आपका वो लेंस के बिल्कुल इक्वल हो, तो इस कंडीशन में अपन जो fn है उसको लगभग अपन कितना लिख सकते हैं, fp लिख सकते हैं। इसी प्रकार c से n तक है उसको अपन लगभग कितना मान सकते हैं, cp। चूंकि n बिंदु ध्रुव p के अत्यंत निकट है, n बिंदु ध्रुव p के अत्यंत निकट है, तो अपन लिख सकते हैं कि जो cn है, c से n वो लगभग होगी आपकी cp, और इसका मान कितना होता है, देखो c से p डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर r। ठीक है, दूसरी वैल्यू देखिए आप fn जो अपने पास चल रही है, fn इसको अपन लगभग कितना लिख सकते हैं, देखिए आप डायग्राम के अंदर fp, और f से p तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल f, स्मॉल f है। बस ये मान आप यहाँ रख दीजिए, cn की जगह अपन क्या लिख देंगे, r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। बस ये आपका हो गया रिलेशन बिटवीन r एंड f। r और f के अंदर क्या रिलेशन होता है कि जो उसकी जो रेडियस होती है, कर्वेचर ऑफ रेडियस, उसकी फोकस डिस्टेंस की क्या होती है, जस्ट डबल होती है। यहाँ से चाहो तो आप f का मान भी निकाल सकते हो, f बराबर कितना हो जाएगा, r/2। बस अब मुझे आपसे उम्मीद है कि सारे जितने भी बेसिक कंसेप्ट जो आगे पूरी ऑप्टिक्स के अंदर यूज होने वाले हैं वो मैंने आपको अच्छे से हर एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया। अब आइए अपन आपके जो मेन टॉपिक है आपका ऑप्टिक्स का जो अब स्टार्ट होने वाला है उसको अपन पढ़ेंगे, फर्मा प्रिंसिपल। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्मा का नियम। चलो आइए फर्मा का नियम पढ़ते हैं अपन। r बराबर 2f या f बराबर r/2। यस, स्टार्ट करेंगे अपन फर्मा का नियम। तो फर्मा का नियम पढ़ेंगे अपन। बहुत बार पूछा गया है बीएससी वालों को, फर्मेट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्मा का नियम क्या होता है।
तो एक साइंटिस्ट हुआ था, फ्रांसीसी साइंटिस्ट, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको इस नियम को इस प्रकार बताना है। एक साइंटिस्ट हुआ था, उसने अपना नियम दिया था, फर्मा का नियम। उसने ये बताया कि अभी अपन ने पढ़ा कि जो अपवर्तन और परावर्तन होता है वो पर्टिकुलर एक लाइन में होता है। अपवर्तन और जो परावर्तन होता है वो एक किरण के रूप में होता है, लेकिन कुछ अपने पास ऐसी वैल्यूज होगी जहाँ पर अपवर्तन और परावर्तन काफ़ी लंबा चलेगा। अपवर्तन और परावर्तन क्या चलता है, काफ़ी लंबा चलता है। तो अपने को उसमें देखना है कि जो प्रकाश है आपका ऐसे पथ में, ऐसे रास्ते में गमन करना चाहिए जिसमें उसको लगा समय बहुत ही कम। उसका नियम क्या कहता है कि जो प्रकाश की किरण ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, या ऐसे सीधी भी जा सकती है, ठीक है। जैसे एक कोई पॉइंट अपना ए से बी, प्रकाश को कहाँ से पहुँचना है, ऐसे पॉइंट बी तक पहुँचना है, तो प्रकाश को ऐसे पथ पर गमन करना चाहिए जहाँ पर उसका लगा समय न्यूनतम हो। जैसे आप चाहो तो कभी इस प्रकाश को ऐसे लेकर जा रहे हो, आप इस प्रकाश को कभी ऐसे लेकर पहुँचा रहे हो, या आप इस प्रकाश को यहाँ से सीधा पहुँचा रहे हो, तो फर्मा के नियम के अनुसार सबसे बेस्ट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। ये तो एक जनरल कंसेप्ट होता है, ये तो क्या होता है आपका जनरल कंसेप्ट होता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हो जाती है जहां पर बहुल परावर्तन, बार बार उस किरण का अपवर्तन हो रहा है, या बहुल अपवर्तन, बार बार उस किरण का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो अपन जब इसके नियम को अगर अपन बड़ा लिखे व्यापक रूप में, तो व्यापक रूप में अपन ये कह सकते हैं कि जब आपके पास बहुत सारे मीडियम हो तो उसके अंदर प्रकाश का गमन इस प्रकार होना चाहिए कि उसके गमन में लगा समय अधिकतम भी हो सकता है, वो सिचुएशन बन सकती है अपने पास, अधिकतम भी हो सकता है या न्यूनतम भी हो सकता है, या कुल मिलाकर देखा जाए तो उसको गमन में लगा समय जो होगा वो एक्सट्रीम चरम होगा। मतलब वास्तव में इतना तो उसको समय लगना ही चाहिए प्रकाश को एक पथ से दूसरे पथ पर जाने में, ठीक है। तो चलो आइए अपन इसका लिखते हैं प्रिंसिपल। उससे पहले देखो मैंने आपको रिफ्लेक्शन नहीं समझाया, हल्का सा आप समझ लीजिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन में अपने पास क्या होता है कि ऐसा कोई पार्ट होगा जो अंदर से भरा हुआ और उसकी किरण आर पार ट्रांसमिट हो जाती है, जैसे कोई ग्लास हो गया, कांच हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर घटना होती है रिफ्लेक्शन, अपवर्तन की घटना। बाकी सभी जगह घटना क्या होती है, परावर्तन की घटना। इसके अंदर बाहर वाला माध्यम होता है विरल, ठीक है, अंदर वाला माध्यम होता है सघन, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से आती हुई आपतित होती है यहाँ पर, और यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ अपन एक अभिलंब बना दिया, देखिए आप ध्यान से। जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से आती हुई इस बिंदु पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, हल्की सी ऐसे विचलित हो जाएगी। मतलब इसको जाना तो था ऐसे, लेकिन ये हल्की से क्या हो गई, ऐसा हो गई। ध्यान रखना जब भी विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ से बाहर निकलती है, यहाँ से पढ़ने के बाद जैसे ही बाहर निकलेगी वापस, अब क्या हो रहा है, आप इस अभिलंब को पूरा खींच लीजिए। अब क्या हो रहा है, वो सघन से विरल में जा रही तो अब अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे। इस प्रकार अपने पास तीन रूप में आएगा, ठीक है। पहले कोई किरण अंदर घुसी और अंदर घुसने के बाद विरल से सघन में गई तो वो क्या हुई, अभिलंब की ओर झुक गई, और जैसे ही वापस सघन से बाहर निकल रही विरल की ओर, अभिलंब से क्या हो जाती, दूर हट जाती। ये अपनी जो घटना होती है वो होती है आपकी रिफ्लेक्शन की घटना। एंगल बनाते आइए, यहाँ पर बनेगा आपका एंगल आई, जो आपका कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये बनता है आपका आर एंगल, पता है ना आपको। अभिलंब और अपवर्तित किरण, यहाँ पर अब जो ये जो किरण कौन सी होगी, अपवर्तित होगी, क्योंकि अपन अपवर्तन रिफ्रैक्शन की घटना पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण आर क्या हो जाएगा, आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा, और आई आपका क्या हो जाएगा, आपतन कोण, ठीक है। अब इसके रूल्स क्या होते हैं। पहला रूल जो उसका आपका रिफ्लेक्शन वाला रूल्स था कि देखिए आप ध्यान से, आपतित किरण ये अभिलंब हो गया आपका, और ये आपकी अपवर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला पॉइंट तो आपका यही रहेगा, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और इसमें अब दूसरा नियम चेंज हो जाता है। उसके अंदर क्या था आपका दूसरा नियम कि आई और आर दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये आपका परावर्तन का नियम था, आई और आर दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें जो आपका बनेगा नियम वो ये बनेगा कि जो आपतन कोण है उसकी जिया, कोजिया, टेंजाइन, तीन अपन वैल्यू बोलते हैं। जैसे अपन ने जिया बोला तो जिया का मतलब साइन थीटा होता है, जिया का मतलब क्या होता है, साइन थीटा होता है। आपतन कोण की जिया क्या होगी, साइन आर, और परावर्तन की कोण की जिया क्या होगी, साइन आर। इन दोनों का अनुपात एक अपवर्तनांक के बराबर होता है, माध्यम के अपवर्तनांक, जिसको अपन किसे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। और दिस इज ए लॉ ऑफ स्नेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम पढ़ते हैं ना अपन, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, वो स्नेल्स लॉ आता है आपका अपवर्तन के दूसरे नियम से आता है कि आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अभी अपने पास टॉपिक आएगा जो बीएससी सेकेंडरी के अंदर बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि फर्मा के नियम द्वारा परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। फर्माट प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना है, परावर्तन के नियमों की व्याख्या करना। या एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि फर्मा के नियम द्वारा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए, तो उस जगह अपना ये रोल रहेगा, ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों का। चलो आइए मैं आपको इसका नियम लिखाता हूँ। नियम क्या है, नियम हो जाएगा अपने पास
फर्मा का नियम हो जाएगा कि फर्मा ने सन 1658 में, फर्मा ने सन 1658 में अपना एक रूल दिया था। फर्मा ने 1658 में प्रकाशीय किरणों द्वारा अपनाए गए पथ के लिए, प्रकाशीय किरणों द्वारा अपनाए गए पथ के लिए, प्रकाशीय किरणों द्वारा अपनाए गए पथ के लिए न्यूनतम समय का नियम, प्रकाशीय किरणों द्वारा अपनाए गए पथ के लिए न्यूनतम समय का नियम, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। बहुत ही ये यहां से अपन इसको चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन इसको, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। न्यूनतम समय का नियम प्रतिपादित किया, ठीक है। न्यूनतम समय का उन्होंने नियम बताया था। वो नियम क्या है, अपन नियम लिखते हैं, इस नियम के अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इस नियम के अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इस नियम के अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाशीय जो इनका किरणों का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए प्रकाश उस पथ पर अभिगमन करता है, प्रकाश उस पथ पर अभिगमन करता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए प्रकाश ऐसे मार्ग को अपनाएगा जिसमें लगा हुआ समय क्या हो, न्यूनतम हो। ये तो अपन इसका शॉर्ट रूप लिख रहे हैं, आगे अपन इसको क्या करेंगे, वापस इसको बड़ा रूप लिखेंगे। तो अपन इस नियम का एक नाम और होता है न्यूनतम समय का नियम, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिखते हैं कि फर्मा के लिए न्यूनतम समय का नियम लिखिए, तो भी आपको ये लिखना है जिसमें लगा समय न्यूनतम होता है, जिसमें लगा समय न्यूनतम होता है, ठीक है। प्रकाश उस पथ में गमन करेगा जिसमें लगा समय क्या हो, न्यूनतम हो। तो ये हो गया आपका फर्माट प्रिंसिपल, ठीक है। आप इसको अच्छे से कंप्लीट करना। इसका जो व्यापक रूप है, इसका जो बड़ा रूप है, वो अपन क्या करेंगे, अगले वाली जो क्लास होगी उसके अंदर अपन इसको व्यापक रूप में करके बताएंगे कि किस प्रकार अलग अलग अगर आपके पास 2 या 3 से ज़्यादा परावर्तन वाली कंडीशन आ जाए तो आपका फर्मा का नियम किस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, फर्मा का नियम क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है न्यूनतम समय का नियम। तो प्रकाश जब एक मार्ग से दूसरे पथ पर जाएगा, क्या लिखा हुआ देखो कि इस नियम के अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए प्रकाश उस पथ पर अभिगमन करेगा या उस पथ का चयन करेगा जहां पर उसको लगा समय क्या हो, न्यूनतम हो। यही कहलाता है आपका फर्माट का प्रिंसिपल, ठीक है। इसका व्यापक रूप अपन अगली वाली क्लास में देखेंगे और उम्मीद करूंगा कि इसमें जो भी ये आपको क्लास सब हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी दिक्कत हो तो आपको क्या कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। तो इसकी अगली वाली क्लास अपन नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।